तकदीर। तकदीर एक ऐसी चीज है ना जिससे हम लोग कभी भी अपना मुंह नहीं फेर सकते। आप लोगों ने बचपन में ये बात सुनी होगी और जिंदगी भर आप ये बात सुनते रहेंगे कि जो तकदीर में लिखा है ना वो तो होके ही रहेगा। जब कुछ बुरा हो जाता है किसी के साथ में तो हम कहते हैं भाई मुकद्दर में ही लिखा था, तकदीर में ही लिखा था, किस्मत में यही था तो ये तो होना ही था। जब कुछ अच्छा होता है तब भी हम ये बात बोल देते हैं कि किस्मत में ही लिखा था तो ये तो होना ही था। तकदीर एक ऐसी चीज है जिसमें कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिंदगी के अंदर, किसी ना किसी की जिंदगी के अंदर ऐसे इंसिडेंट्स होते ही हैं, आपकी जिंदगी में भी हुआ होगा, कि जिसके जवाब हमारे पास में नहीं होते। ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, इसमें हमारी क्या गलती थी, हमने ऐसा क्या कर डाला जिसके चलते हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ 3 दोस्तों के साथ में, रोहन, आकाश और विवेक के साथ में, जहां पर तकदीर ने उनके साथ में एक ऐसा खेल खेला जिसके बारे में वो जब भी किसी को बताते हैं तो वो हद से ज्यादा सहम जाते हैं। उन्हें इस चीज की फिक्र नहीं है कि दूसरा इंसान इसको सच मानेगा या नहीं मानेगा। लेकिन जो उन्होंने यहाँ पर फेस किया उस रूम नंबर 313, रूम नंबर 313 के अंदर जो उन्होंने फेस किया यहाँ पे, वो ऐसा कुछ फेस किया जो हर आम आदमी अपनी जिंदगी के अंदर फेस नहीं कर सकता। शायद से अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर देरी होती है तो उनमें से किसी ना किसी की मौत हो सकती थी या फिर सभी लोग यहाँ पर मर सकते थे। कोई ऐसी शक्ति थी, कोई ऐसी एंटिटी थी उस रूम के अंदर जो उनको यहाँ पर रहने नहीं देना चाहती थी, उनको यहाँ से भगा देना चाहती थी। और अगर वो नहीं जाते तो शायद से उनको अपनी जान से यहाँ पे हाथ धोना पड़ता। रोहन, आकाश और विवेक की तकदीर ने हमेशा ही उनके साथ में एक ऐसा खेल खेला है कि वो कभी भी एक दूसरे से यहाँ पे अलग नहीं हो पाते। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, किस तरीके से वो रूम नंबर 313 में फंस गए, क्या था पूरा का पूरा मामला जिसके चलते उनकी जिंदगी यहाँ पे नरक बन गई, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि तकदीर ने उनके साथ क्या खेल खेला। रोहन, आकाश और विवेक की तकदीर कुछ इस किस्म की है कि वो बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। जब वो यहाँ पर 5 साल के थे वो एक दूसरे को जानते थे। वो लोग पड़ोसी थे तो उनके पेरेंट्स का मिलना जुलना था और बच्चों की भी दोस्ती हो जाती है। सेम स्कूल में, सेम ग्रेड में वो लोग जाते थे। सब लोग यहाँ पर जो थे उस वक्त पे 1st या 2nd क्लास में थे। तो वहां से लेके पूरी की पूरी स्कूलिंग उन्होंने साथ में करी। स्कूलिंग के बाद में जब कॉलेज की बात आई तो कॉलेज भी सबका एक ही था और सबका कोर्स भी एक था। अब स्कूलिंग भी हो गई, कॉलेज भी हो गई। बात जब नौकरी की इधर सामने आई तो नौकरी करने के लिए तीनों दोस्तों को अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ गया। एक बेंगलोर चला गया, एक पंजाब चला गया और एक महाराष्ट्र में किसी जगह पर नौकरी कर रहा था। तीनों अलग अलग जगह पर यहाँ पे नौकरी कर रहे थे। तीनों इंजीनियर थे। इनकी उम्र यहाँ पे 23-24 साल की हो चुकी थी। अभी अभी ही इन्होंने यहाँ पे जॉब को ज्वाइन किया था। कुछ यहाँ पे 1-2 साल तक ये लोग एक दूसरे से अलग रहते हैं। अचानक से रोहन और आकाश को ये मालूम चलता है कि उनको जो है यहाँ पे जॉब स्विच करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कंपनी है वो इधर प्रॉफिट में नहीं चल रही है और उनकी जो सैलरी थी वो भी अटक गई थी। तो उन्होंने यहाँ पे सोचा कि हम नई कंपनी में यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इस वक्त तक जो तीनों दोस्तों की बातचीत थी वो लगभग ना के बराबर थी। उनको मालूम था कि जो विवेक है वो बेंगलोर में कहीं ना कहीं काम करता है, लेकिन बेंगलोर में कहाँ पे ये किसी को नहीं पता था। तो बातचीत बस हल्की फुल्की होती थी। और ये इंसिडेंट जो है ये भी आप मान लीजिए 2008 का, तो उस वक्त पे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह कुछ था नहीं, और था भी तो ना के बराबर सोशल मीडिया था, तो इसलिए बातचीत उनकी ऐसी होती नहीं थी। 2008 नवंबर की बात है और इस वक्त पर रोहन और आकाश इधर सोचते हैं कि हमें इधर जॉब को स्विच कर लेना चाहिए। दोनों का इधर प्लान नहीं था। दोनों को नहीं मालूम था कि हम दोनों जहां पर जा रहे हैं वो विवेक के शहर में जा रहे हैं, यानी कि बेंगलोर में जा रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं था क्योंकि बातचीत ज्यादा थी नहीं उनके बीच में। वो लोग यहाँ पर बेंगलोर की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। एक बार जब वो लोग बेंगलोर में पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि यार विवेक जो है वो भी इधर बेंगलोर में ही रहता है, तो एक बार उससे बात कर लेते हैं, मिल ही आते हैं। 2 साल हो चुके हैं भाई, हम लोगों ने बात नहीं करी। 2006 में हम लोग यहाँ से पास आउट हो चुके कॉलेज से, तब से कोई बातचीत तो है नहीं। तो उन्होंने कहा चलो एक बार हम लोग इधर विवेक से बात कर लेते हैं। बात ठीक है, विवेक से बात करने की बात सामने आती है। जब वो लोग विवेक से बात करते हैं तो उनको मालूम चलता है कि जिस कंपनी में उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है उसी कंपनी में विवेक भी काम करता है। सेम शिफ्ट थी उन तीनों की और यहाँ पर जो तीनों दोस्त जो पिछड़ चुके थे वो वापस से मिल जाते हैं। उनका रीयूनियन हो जाता है। उनको मालूम भी नहीं था कि वो लोग एक ही कंपनी में यहाँ पे दोबारा से काम करने आ जाएंगे। उनको कुछ नहीं मालूम था। तकदीर ने उनके साथ कोई ऐसा खेल खेल लिया जिसके चलते वो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। कितनी बड़ी आप एक बात समझ लीजिए हो सकती है कि जो विवेक है
और रोहन है और आकाश है, वो तीनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, एक ही उम्र के हैं, हमेशा लगभग साथ ही रहते हैं। तो इधर जो विवेक था वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, उसकी ज्यादा सैलरी नहीं थी, लेकिन ये जरूर था कि वो रोहन और आकाश से अच्छा खासा कमाता था। वो हमेशा से बेंगलोर में रहा था, इधर कॉलेज खत्म होने के बाद से वो बेंगलोर में रहा था, तो उसकी जॉब काफी अच्छी थी। तो रोहन और आकाश इधर कहते हैं कि यार विवेक, हम ना अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तू बता कोई आसपास तेरी नजर में अपार्टमेंट हो तो वहां पे हम लोग चले जाएं। विवेक कहता है यार अपार्टमेंट की जो तू बात कर रहा है, अपार्टमेंट तो मैं भी देखने की सोच रहा हूँ, और अगर हम तीनों लोग एक साथ एक ही रूम में रह लें, एक ही अपार्टमेंट में चले जाएं, तो ना तो अपार्टमेंट कुछ महंगा रहेगा, और इसी के साथ साथ हम ऐसा अपार्टमेंट भी अफोर्ड कर सकते हैं जिसका हमारा बजट नहीं है, लेकिन जब 3 लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो जो किराया होगा वो भी हैवी नहीं लगेगा, और हमें अपना मनपसंद यहाँ पे रूम मिल जाएगा, मनपसंद अपार्टमेंट मिल जाएगा। तीनों लोगों को ये प्लान बहुत बढ़िया लगता है। वो यहाँ पर लोकल किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं और वो उनको यहाँ पर एक सोसाइटी में लेके जाता है। अब असली बात यहां से शुरू होती है कि जब वो लोग उस सोसाइटी के अंदर गए थे तो लोग उनको बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे कि जैसे एलियन आ गए हो, और ये लोग यहां पर क्यों आ गए हो। अब तक भी सारी चीजें लगभग ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक रूम के बाहर आकर के प्रॉपर्टी डीलर उनको रोक देता है। रूम का नंबर था रूम नंबर 313। यहां पर आकर के प्रॉपर्टी डीलर रोक देता और कहता है कि सर ये रूम है, आप इसको ले सकते हैं, बहुत बड़ा रूम है ये, और इसके अंदर जो है आपको 3 बेडरूम मिल जाएंगे, इसी के साथ में किचन है, मॉड्यूलर किचन है, और 2 बाथरूम वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो आपका अच्छा खासा गुजारा चल सकता है। उसने यहाँ पे एक और भी रूम दिखाया था। उस रूम का जो भाड़ा था वो रूम नंबर 313 से 3 गुना ज्यादा था, और रूम जो था वो 313 रूम से थोड़ा सा छोटा था। उन तीनों का दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा काम करना शुरू करता है और वो पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ, इस रूम का जो भाड़ा है ये इतना कम क्यों है? रूम नंबर 313 का भाड़ा इतना कम क्यों है कि ये रूम बड़ा भी है, उसके बावजूद भी इसका भाड़ा जो है इतना कम है? तो वो कहता है सर देखो, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, इस रूम के अंदर ना लोगों को थोड़ी सी ना बदबू आती है। तो कहते हैं किस तरीके की बदबू? कहते हैं लोग यहाँ पर जब भी रहे हैं उन्होंने यही बोला है कि भाई यहाँ पर ना थोड़ी सी फॉल स्मेल आती है, कभी कुछ जलने की, कभी ऐसी कि भाई सहन ना हो पाए, कभी गटर की बदबू। वो गटर की बदबू जैसे ही सुनते हैं वो कहते हैं भाई मामला सही है ना, मतलब ज्यादा बदबू तो नहीं आएगी? वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सर, ज्यादा बदबू वगैरह का सीन नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हफ्ते में यहाँ पे 2-3 दिन बदबू आती है, और बहुत धीमी धीमी आती है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर रह ही ना पाए। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, उसका तो इंतजाम हो जाएगा, रूम फ्रेशनर वगैरह हम लगा लेंगे, उसका इंतजाम यहाँ पे हो जाएगा। अब जब वो लोग रूम नंबर 313 में यहाँ जा रहे थे, इस वक्त पर जो आसपास के बिल्डिंग के लोग थे वो उनको ऐसी निगाहों से देख रहे थे जैसे वो उनको कुछ जताना चाहते हो, उनको कुछ बताना चाहते हो कि यहाँ पे मत जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। ऐसा कुछ वो बताना चाह रहे थे अपनी आंखों से, जो मुझे विवेक ने पर्सनली स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि उनको ऐसा लग रहा था कि लोग उनको ये बोल रहे हैं तुम यहाँ पे मत जाओ, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। ये बात विवेक, रोहन और आकाश को 1 महीने बाद समझ आती है कि असली माजरा आखिर था क्या। वो लोग चुपचाप यहाँ पे चले जाते हैं, रूम के अंदर वो जाते हैं, और जब भी वो बिल्डिंग से बाहर आते थे तो लोग उनको ऐसी निगाहों से देखते थे कि बहुत शॉक्ड रह गए कि कमाल है, 1 दिन हो गए इनके साथ कुछ हुआ नहीं, 2 दिन हो गए कुछ हुआ नहीं, कुछ इस तरीके से लोग उनको देखा करते थे। तो उनको बड़ा अजीब लगता था कि आखिर लोग हमें ऐसा देख क्यों रहे हैं, हम कोई एलियन थोड़ी है, या हम ऐसे थोड़ी है कि जिसके चलते लोग हमें इस तरीके से देखें। वो बहुत परेशान हो जाते हैं, और एक बार वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जो चाय की टपरी है वहां पर बैठ करके हम चाय वाले से पूछते हैं कि भाई आखिर असली माजरा है क्या, क्योंकि जो चाय वगैरह वाले जो होते हैं इनको सोसाइटी वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वो वहां पर जाते हैं और उससे पूछते हैं भैया एक बात बताओ, रूम नंबर 313 का क्या राज है? वो जैसे ही बात सुनता है उसकी आंखें फट जाती है। वो कहता है आपको क्यों जानना है रूम नंबर 313 के बारे में? आप रूम नंबर 313 के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? बहुत घबरा जाता है वो, जैसे पता नहीं उससे क्या छीन लिया गया हो या उससे क्या पूछ लिया गया हो, कोई राज पूछ लिया गया उससे। वो कहते हैं भैया हम वहां पर रहने के लिए आए हैं, हमें बताओ रूम नंबर 313 का क्या राज है? वो कहता है साहब यहाँ पर ना असलियत में इतने में ही कोई उसको चुप करा देता है। वो सामने देखता है, सामने एक इंसान जैसे कि उसको चुप करने का इशारा कर रहा हो, वो चुप हो जाता है। पीछे इतने में रोहन मुड़ के देखता है, कहता है कौन है उधर? वो कहता है कोई नहीं साहब। वो
कहता है बताओ रूम नंबर 313 के बारे में। वो कहता है कुछ भी नहीं है साहब, बढ़िया रूम है, आप रहने आए क्या वहाँ? वो कहते हैं हाँ हम रहने आए। चाय वाला थोड़ा डर जाता है, उसको यहाँ पे डर लग रहा था, उसको लग रहा था कि शायद मैं गलती कर रहा हूँ जो इनको यहाँ पे इसका सीक्रेट नहीं बता रहा वो, लेकिन फिर भी नहीं बताता क्योंकि उसको आगे से ऑर्डर आ चुका था। शायद सोसाइटी का मैनेजर था, कौन था, या फिर प्रॉपर्टी डीलर था, जो भी था, उसने उसको इशारा कर दिया था कि तू कुछ नहीं बोलेगा। तो वो चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने कहा साहब कोई राज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आकाश पूछते हैं तो तू यहाँ पे इतना घबरा क्यों गया था जब हम तुझसे इसके बारे में पूछ रहे थे? वो कह रहा नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, घबराहट वाली कोई बात नहीं है, हमें कुछ याद आ गया था। कहते क्या याद आ गया था तुझे? वो कहते साहब रूम नंबर 313 में ना कोई भी इंसान 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकता। वो कहता है क्यों? पता नहीं साहब, लोग कहते हैं 6 महीने से ज्यादा यहाँ पे कोई रुक ही नहीं पाता है, यहाँ से लोग चले जाते हैं। अब हमसे हाथ जुड़वा लीजिए, हम इसके आगे आपको कुछ नहीं बताएंगे। वो कहते हैं इससे बात करना बेकार है, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं वो लोग। कुछ यहाँ पर 3 दिन बीत जाते हैं। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी उनको अजीब नहीं लग रहा था। तीनों दोस्तों की यहाँ पे एक फोटो थी जो उन्होंने खिंचवा रखी थी, और वो फोटो जो थी उनके कॉलेज डेज की थी। उन्होंने वहां पर दीवार पे उसको टांग रखा था। एक बार जब वो अपने ऑफिस से वापस आते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वो फोटो जो है वो टूटी हुई है, जमीन पे गिरी हुई है, एंड इसी के साथ में जो खून का दाग है वो यहाँ पे आकाश के मुंह पे है। खून का एक धब्बा मिलता है जो आकाश के मुंह पे पड़ा हुआ था। खून कहां से आया, किसका खून था, कैसा खून था, नहीं मालूम, क्योंकि कोई जानवर उन्होंने पाल नहीं रखा था। छिपकली, चूहा, कुछ भी नहीं था उनके घर के अंदर। यहाँ पे जो था 8वें माले पे था रूम नंबर 313, तो वहां पर जो है चूहे वूहे आने का तो कोई मतलब बनता भी नहीं है। ग्राउंड फ्लोर होता तो बात अलग थी। तो यहाँ पर ये चूहा वगैरह कहां से आया, या फिर जो भी था वो खून कहां से आया, उनको नहीं समझ में आता, थोड़ा उनको अजीब लगता है। और यहाँ पे जो रोहन थे वो इंटेलिजेंट थे, उनको लगता है कि जो चाय वाला है ना ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, अगर कुछ इसको पैसे वैसे दिए जाए तो ये कुछ बता देगा। आकाश उन्हें कहते हैं भाई रहने दे, कुछ नहीं है, ऐसा चूहा ही होगा या फिर ऐसी कोई खून वून आ गया होगा, इसके बारे में उस चाय वाले को क्यों दुखी करना, वो कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि उसको किसी ने चुप करा दिया था, वो हमें दिखाई दे रहा था। वो आदमी कौन था वो हमें नहीं मालूम, लेकिन उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, उसको छोड़ दो, ऐसी खून वून है, कुछ नहीं होगा। विवेक भी कहते हैं चल कोई नहीं यार, छोड़ देना इन बातों को, रोहन क्या करेगा इसके बारे में जान के। रोहन कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस ज्यादा लफड़े में पड़ता ही नहीं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगली रात, चौथी रात में उनको यहां पे लगता है कि कुछ जल रहा है। किचन के अंदर रात के 3 बजे कुछ जल रहा है। विवेक थोड़ी सी आंखें खोलते हैं और कहते हैं रोहन क्या कर रहा है यार तू किचन में? सामने से कोई जवाब नहीं, जैसे कि बिल्कुल सन्नाटा हो, कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आता, रोहन की तरफ से कोई जवाब नहीं। विवेक कहते हैं यार आकाश तू कुछ कर रहा है क्या? भाई मत करना यार, क्या जला दे तूने? कोई जवाब नहीं। जब वो बदबू उनसे बर्दाश्त नहीं होती, वो बदबू उनकी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, विवेक खुद ही उठते हैं, खुद उठ करके किचन में जाते हैं। देखते हैं किचन में कुछ भी नहीं था, किचन में कुछ भी नहीं पक रहा था, लेकिन बदबू लगातार आ रही थी। वो रोहन के कमरे में जाते हैं, रोहन सो रहा था। वो आकाश के कमरे में जाते हैं, आकाश भी सो रहा था। दोनों में से कोई उठा हुआ नहीं था, तो ये बदबू कैसी थी, ये बदबू आखिर आ कहां से रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी डीलर ने हमें साफ साफ बोला ही था, और अगले दिन आकर के मैं यहाँ पे रूम फ्रेशनर लगा दूंगा। वो रूम फ्रेशनर यहाँ पे लाने का सोचते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठ करके वो रोहन और आकाश से पूछते हैं क्या तुम्हें कल रात को कुछ बदबू आ रही थी? वो दोनों कहते हैं नहीं तो हमें तो कोई बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि हमें तो यहाँ पे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। इधर विवेक कहते हैं चलने की आवाज? किसके चलने की आवाज? कह रहे पता नहीं, यहाँ पे किसी के चलने की आवाज आ रही थी, कोई मेरे कमरे में चल रहा था, उसके बाद में मुझे लगा कोई मुझे यहाँ पे घूर रहा है। तो विवेक को लगता है हाँ कमरे में तो मैं इसके गया था, तो शायद इसको वही लगा होगा। उन्होंने कहा हाँ मैं चल करके आया था। तो रोहन कहते हैं अच्छा तू आया था मेरे कमरे में? वो कहते हैं हाँ। कह रहे तो रात के 1 बजे तू मेरे कमरे में कर क्या रहा था? वो कहते हैं रात 1 बजे? विवेक कहते हैं मैं तो रात के 3 बजे तेरे कमरे में आया था, रात के 1 बजे आकर के मैं क्या करूंगा? इधर रोहन और विवेक आकाश की तरफ देखते हैं और बोलते हैं भाई देख आकाश, मजाक वजाक की ना एक हद होती है, इतना मजाक नहीं करा जाता। अभी वो चाय वाले की बात हो गई, फिर वो खून वाली बात हो गई, वो जलने वाली बात हो गई, अब तू रात के 1 बजे आकर के हमें दुखी भी करेगा क्या? वो कहते हैं भाई मैं क्या करूंगा यार, मैं तो 11 बजे का सोया हुआ था, मुझे तो खुद नहीं मालूम तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तुम ही बोल रहे हो तो एक को जलने की बदबू आई है, एक को कोई चलता हुआ महसूस हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम भाई, मैं सही बोल रहा हूँ, कसम खा के मैं बोल सकता हूँ मैं नहीं आया तुम्हारे रूम में। वो कहते हैं पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं यार, क्या बात है क्या नहीं है, वो इसको इग्नोर कर देते हैं।
आती बार विवेक यहाँ पे रूम फ्रेशनर ले आते हैं। रूम फ्रेशनर विवेक लेकर के जब आते हैं और तीनों कमरों में लगा देते हैं, उस रात उनको सड़े मांस की बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू पूरे घर में आ रही होती है। रूम फ्रेशनर लगाने के बाद में जहां पर रूम में फ्रेशनेस होनी चाहिए थी, उसके बाद में हद से ज्यादा गंदी बदबू, इतनी ज्यादा गंदी बदबू कि आपसे वो सहन नहीं हो सकती। इतनी ज्यादा गंदी बदबू उनको यहाँ पे पूरे घर में आ रही थी। वो जहां जहां जा रहे थे उनको वहां वहां बदबू आ रही थी। उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन वो बदबू वहां से जाने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ यहाँ पे वो लोग 1-2 घंटे बाहर रहे, घर से बाहर रहे, और जब वो लोग वापस आते हैं तो वो बदबू गायब, जैसे कि उस घर के अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं। उनको लगता है आखिर ये माजरा क्या है, आखिर ये चक्कर क्या है, हमें ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसके बारे में पूछना पड़ेगा। शायद प्रॉपर्टी डीलर कुछ छुपा रहा है या फिर वो चाय वाला कुछ छुपा रहा है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं उसी रात के कुछ यहाँ पर 9:30-10 बज रहे थे। वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, भैया ये सब कुछ हमारे साथ में हुआ है, अब आप बताइए उस घर के अंदर आखिर चक्कर क्या है और हमें साफ साफ बताइए आप। वो कहता है, भैया कोई चक्कर नहीं है, आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। मैंने आपको घर दिखाने से पहले साफ साफ ये बात बोल दी थी कि इसीलिए इस घर का भाड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी बदबू आती है। रोहन बोलते, भैया कभी कभी की बात ठीक है, पर इतनी ज्यादा कि घर में आदमी रुक ही ना पाए। उन्होंने कहा, देखिए मैंने आपको जो बोला था वो मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे आपको बदबू तो आएगी और वो बदबू चली भी जाएगी। वो चली भी गई, जैसा मैंने कहा था वैसा हुआ है। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ पे रहने की आदत पड़ जाएगी। वो लोग जब वापस आ रहे थे, वो देखते हैं कि अभी भी उस बिल्डिंग के लोग उनको बुरी तरह घूर रहे थे। उनके मन के अंदर जैसे सवाल थे, वो लोग कुछ पूछना चाहते थे कि ऐसे सवाल कि तुम वहां पर ठीक हो या नहीं, कुछ बुरा तो तुम्हारे साथ में नहीं हुआ है। वो चाय वाला लगातार फटी आंखों से उनको घूरे जाता था। जब भी वो जा रहे हैं, जब भी वो वहां से आ रहे हैं, वो चाय वाला बस घूरता रहता था, जैसे वो पूछना चाह रहा हो या फिर वो बताना चाह रहा हो जो उसके मन के अंदर है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता था। कोई भी यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाहता था। या तो वो मकान मालिक से दुश्मनी नहीं करना चाहते थे, या फिर वो किसी के यहाँ पे दुश्मन या किसी के बुरे नहीं बनना चाहते थे। कोई यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा था। अब ऐसे करते करते यहाँ पे पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है। उनको घर में मूव इन किए हुए 1 हफ्ता हो गया था। अब ये सब बातें तो फिर भी ठीक थी, ये सब बातें तो फिर भी कहीं ना कहीं वो लोग मैनेज कर रहे थे, लेकिन जो अगला इंसिडेंट उनके साथ में होता है वो उनके होश उड़ा के रख देता है। बात है 21 नवंबर 2008 की। 21 नवंबर 2008 को वो लोग काम करके वापस अपने घर में आते हैं। अभी भी उनको यहाँ पे थोड़ी बहुत बदबू आती रहती थी, बट उन्होंने इस चीज को इग्नोर करना सीख लिया था। 21 नवंबर 2008 की रात 11:30 बजे अचानक रोहन नींद से उठते हैं, किचन में जाते हैं, एक चाकू उठाते हैं और अपने गले को काटने ही वाले होते हैं। लगभग उन्होंने गले को काट ही दिया था, यहाँ पे थोड़ा बहुत उनके ब्लड भी निकल आया था कि इतने में आकाश आते हैं, उनके हाथ से चाकू गिराते हैं और उन्हें खींच के एक थप्पड़ मारते हैं। बहुत तेज उनके थप्पड़ मारते हैं। इतने में ही इधर रोहन को होश आता है। रोहन कहते हैं, मैं यहाँ किचन में क्या कर रहा था? वो कहते हैं, बेवकूफ तू मरने वाला था, अपना गला काट रहा था, तू सुसाइड करने का याद है क्या? क्या कर रहा था तू ये? वो ऐसे उसके ऊपर चिल्लाते हैं। वो कहते हैं, मैं कैसे करता, मैं तो नींद में था। वो कहते हैं, नींद में था? तेरी आंखें खुली हुई थी, चक्कू तूने उठाया है, हंसे जा रहा था और यहाँ पे तो अपनी गर्दन काट रहा था। तेरे को कोई होश है नहीं है? पागल हो चुका है क्या तू? क्या कर रहा था? रोहन कहते हैं, भाई मुझे कुछ नहीं पता है मैं क्या कर रहा था, मुझे कुछ नहीं लगा। कह रहे, तूने कोई भयानक सपना देख लिया क्या, या फिर ऑफिस में बहुत ज्यादा टेंशन है, आखिर ये कर क्या रहा था तू? वो कहते हैं, भाई मुझे नहीं पता यार, मेरे साथ में क्या हुआ है, और ऐसे चिल्ला मत यार, मैं थोड़ा सा घबराया हूँ। तो इधर विवेक उठ के आते हैं। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू मेरे साथ सो जा और इस चीज की तू टेंशन मत ले। वो रात बीत जाती है। दिन आता है 22 नवंबर 2008 का। सारे लोग यहाँ पर अपने काम पे चले गए थे। शाम 7:30 बजे जब वो लोग काम से वापस आते हैं, उन्हें अपने घर के अंदर 4 कबूतर मरे हुए पड़े दिखाई देते हैं। 4 कबूतर मरे हुए थे और इतनी बुरी हालत में उनकी लाश थी कि उनको देखते हुए ये लग रहा था कि किसी ने इनको बहुत बुरी तरह से फाड़ा है, बहुत बुरी तरह से चीरा है। ऐसी हैवानियत करी थी उन 4 कबूतरों के साथ में उस शख्स ने, उस जीव ने, उस बिल्ली ने, या कुछ भी कह लीजिए, उसने ऐसी हैवानियत करी थी जो शायद से कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। ऐसी हैवानियत वहां पे हो रखी थी। उनको बहुत अजीब लगता है कि आखिर हम लोग अपनी खिड़की सारी बंद रखते हैं, दरवाजे सारे बंद रखते हैं, कोई हमने जानवर नहीं पाल रखा, ये 4 कबूतर अंदर आए तो आए कहां से, और अगर आए भी तो इनकी ये मौत हुई कैसे? उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज क्या है। वो उन 4 कबूतरों की लाश को उठाते हैं, पॉलीथीन में बंद करके फेंक आते हैं
और सोचते हैं कि कल जाकर के मकान मालिक से इसके बारे में बात करेंगे। वो लोग ये बात सोच ही रहे थे कि उन्होंने खाना वाना खाया और यहाँ पर वो लोग सोने चले जाते हैं। जब वो लोग सोने जाते हैं तो 22 नवंबर रात 11:45 पे यहाँ पे एक स्टूल की खटखट होती है, एक स्टूल की आहट होती है, जो यहाँ पर उस रूम के हॉल के अंदर हो रही थी। एक खटखट हो रही थी और बहुत धीमी धीमी खटखट थी। तो यहाँ पर जो विवेक होते हैं वो उस खटखट से जाग जाते हैं और वो जागते हैं, आंखें मसलते हुए बाहर आते हैं, देखते हैं कि जो आकाश है वो अपने आप को यहाँ पे फांसी लगा रहा है। उसकी आंखें खुली हुई है, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है और वो अपने आप को फांसी लगा रहा है। और जैसे ही वो फांसी लगाता है वो स्टूल को खिसका देता है और वो लटक जाता है। जैसे ही वो लटकता है विवेक भागते हुए जाते हैं, उसकी बॉडी को पकड़ते हैं, ऊपर करते हैं और किसी तरीके से उसको बचाते हैं। वो लगभग बस यहाँ पे अनकॉन्शियस हो ही गया था कि इतने में यहाँ पे रोहन आते हैं और वो देखते हैं कि आकाश की हालत क्या है। और विवेक भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे हुआ क्या। वो आकाश से पूछते हैं, जब होश आकाश को आता है तो पूछते तू यहाँ पे क्या कर रहा था। उसने कहा भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ पे कैसे आया, मेरे साथ ये क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है ये घर जो है ये बहुत अजीब है, ये रूम जो है बहुत अजीब है। मुझे लगता है वो प्रॉपर्टी डीलर कुछ यहाँ पे छुपा रहा है। हमें किसी भी तरीके से उससे पूछना होगा और ये पता लगाना होगा कि ये क्या हो रहा है। वो लोग इस बात को सोचते हैं और आकाश को उठाते हुए उसके रूम के अंदर लेकर के जाते हैं। आकाश को रूम में छोड़ने के बाद में जब विवेक अपने रूम की तरफ जाते हैं, वहां पे लाल रंग से लिखा हुआ था अगली बारी तेरी। और वो लाल रंग जो था वो कोई ऐसा वैसा लाल रंग नहीं था, वो खून का लाल रंग था। उसको देखते हुए मालूम चल रहा था। और वो जो खून था वो बिल्कुल ताजा था, क्योंकि वो बह रहा था, दीवार के ऊपर से ऐसे रिस रिस के नीचे आ रहा था। तो उसको देखते हुए ये चीज मालूम चल रही थी कि इसको अभी अभी लिखा गया है। जैसे ही वो लोग इस चीज को देखते हैं, अब एक पल भी उस रूम के अंदर टिकना उनके लिए मुनासिब नहीं था। वो लोग भागते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे देखते हैं चाय वाला जो इधर अपना स्टॉल है उसको समेट रहा है। वो जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं सच सच बता कि इधर क्या गड़बड़ है, और तू और वो प्रॉपर्टी डीलर और ये जितने भी लोग हैं इस बिल्डिंग के अंदर ये क्या छुपा रहे हैं, हमें सच सच बता दे। अगर नहीं बताएगा ना तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा और हम तेरे को पुलिस के हवाले कर देंगे। वो बहुत घबरा जाता है, कहता है साहब मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मैं आपको सब सच सच बता देता हूँ। वो कहता है साहब ये रूम श्रापित है। असल में आज से कुछ यहाँ पे 20 साल पहले एक परिवार रहा करता था जो यहाँ पे काला जादू टोने टोटके किया करता था। उनको इस घर से बेहद प्यार था। इस घर के अंदर वो लोग कुछ कबूतरों की बलि दिया करते थे, कई जानवरों की बलि दिया करते थे और वो यहाँ पे शैतान की पूजा करते थे। इस कदर तक उनका आतंक था, इस कदर तक उनका खौफ था कि कोई भी उनके बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था। जो भी उनसे सवाल जवाब करता है, उनको रोकने की कोशिश करता, उसके साथ बहुत बुरा होता। या तो उसके घर में पैसे की तंगी आ जाती या वो अपाहिज हो जाता। कई लोगों की तो यहाँ तक मौत भी हो चुकी है। तो इसके चलते कोई भी उनको रोकता नहीं था। एक दिन उस परिवार के 3 सदस्यों की अचानक से मौत हो गई। किसी ने यहाँ पे अपनी गर्दन को काट लिया, कोई यहाँ पे पंखे से लटक गया और एक ने तो यहाँ पे जहर खा के सुसाइड कर लिया। तीनों लोग यहाँ पे सुसाइड करके मर चुके थे। उस परिवार के अंदर 3 लोग थे हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी। उन तीनों ने ही यहाँ पे सुसाइड कर लिया था। एक ने गर्दन काटी, एक पंखे से लटक के मर गया और एक ने यहाँ पे जहर खा लिया। जब से ये इंसिडेंट हुआ है साहब, यकीन मानिए इस घर के अंदर एक ऐसी मनहूसियत फैल गई है कि कोई भी इस घर के अंदर नहीं रुकना चाहता। यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं, कुछ 5-7 लोग पहले भी यहाँ पर मूव इन कर चुके हैं आपके आने से पहले, लेकिन कोई भी यहाँ पर महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाया। जैसे वो महीने 2 महीने की बात सुनते हैं, विवेक कहते हैं लेकिन तूने तो बोला था 6 महीने से ज्यादा कोई नहीं टिक पाया। वो कहते हैं साहब मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर ने बोला था कि मैं आपको सच ना बताऊं, क्योंकि अगर मैं आपको सच बता देता तो वो मेरे से बहुत झगड़ा करता और शायद से वो मेरी दुकान को भी उखाड़ के फेंक देता। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मैं किसी का दुश्मन नहीं बन सकता, इसी के चलते मैंने आपको नहीं बताया। और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी कभी भी आपको कुछ सच नहीं बता सकते, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पे किसी की मदद करने की कोशिश की है उनका हश्र यहाँ पे बहुत बुरा हुआ है साहब। ये घर इतना मनहूस है, इतना मनहूस है कि अगर आप यहाँ पे ज्यादा दिनों तक रहते तो शायद आपकी भी मौत हो जाती। वो लोग जब इस बात को सुनते हैं तो रोहन, आकाश और विवेक ये बताते हैं कि उन तीनों की भी यहाँ पर मौत होने वाली थी और किस तरीके से रोहन ने अपनी गर्दन को काटने की कोशिश की, विवेक ने फांसी लगाने की कोशिश की और विवेक की बारी में लिखा हुआ था अगली बारी तेरी। तो वो एक चाय वाले को इस बारे में बताते हैं तो चाय वाला कहता है आप प्रॉपर्टी डीलर से बात कीजिए। वो लोग इतना ही सुनते हैं और वो लोग सोच लेते हैं कि अगले दिन से हम इस घर के अंदर नहीं रहेंगे। वो रात भी उन्होंने यहाँ पर होटल में काटी, कोई होटल उन्होंने ले लिया था जिसके चलते उनकी रात आराम से कट गई थी। अगले दिन वो लोग अपने घर को खाली कर देते हैं। कमाल की बात यह है
कि उस दिन जब वो लोग अपने रूम को खाली कर रहे थे तो उनको किचन के अंदर एक टोटका मिलता है और मरा हुआ कबूतर मिलता है जिसकी लाश यहाँ पे बुरी तरह से सड़ चुकी थी, और वो टोटका मिलता है जिधर 3 गुड़ियाएं बनी हुई थी। वो लोग बेहद डर जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि आखिर वो इसके साथ करे क्या। फिर वो लोग उस टोटके को वहीं पर छोड़ करके बस उस घर से बाहर निकल जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर के पास वो लोग जाते हैं और उसको साफ साफ बोल देते हैं कि तूने हमें यहाँ पर एक श्रापित घर में भेजा था, और अगर तू अपना भला चाहता है और तू चाहता है कि हम यहाँ पर पुलिस के पास ना जाएं, तो तुझे हमसे वादा करना होगा कि कभी भी तू रूम नंबर 313 में किसी को नहीं भेजेगा। और वो प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि मैं कभी भी किसी को नहीं भेजूंगा, बस आप पुलिस के पास मत जाइए। वो लोग अपना एडवांस वगैरह जो भी होता है वहां से लेते हैं और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। रोहन, आकाश और विवेक आज तक भी उस इंसिडेंट को नहीं भुला पाए हैं जो उनके साथ में हुआ था। तकदीर के चलते वो तीनों दोस्त बार बार मिलते रहे। मिलने के बाद में वो रहे भी एक ही रूम में, और यहाँ पर सिर्फ मुश्किल से 7 या 10 दिन ही वो यहाँ पर रह पाए, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे उस रूम को छोड़ दिया। अगर वो ज्यादा रहते तो शायद उनकी मौत भी हो सकती थी। विवेक ने मुझे बताया स्टोरी शेयर करने से पहले कि लास्ट टाइम वो उस अपार्टमेंट में गए थे, वो गए थे 2018 में। 2008 में वो लोग रहते थे, 2018 में वो दोबारा गए थे विवेक अकेले उस अपार्टमेंट के अंदर, और आसपास उन्होंने पूछा भी कि क्या यहाँ पर कोई रहता है, तो सबने बोल दिया रूम नंबर 313 में कोई नहीं रहता, आप ही आखिरी बार आए थे और उसके बाद से कोई भी नहीं रहता। वहां पर आज भी ताला पड़ा हुआ है और कोई भी नहीं रहता। लेकिन कई लोग वहां पर जो आसपास रहते हैं उस बिल्डिंग के अंदर, वो कहते हैं कि हमें रात में यहाँ पे किसी के चलने की और किसी के चीखने की आवाज साफ साफ सुनाई देती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो नजर उठा करके भी उस रूम की तरफ देख ले। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे रोहन, आकाश और विवेक के साथ में बैक इन 2008, जब वो लोग बेंगलोर में एक साथ रहने के लिए आए थे। क्यों उनके साथ में इंसिडेंट हुआ, क्यों वो ही लोग थे, इसका जवाब उनके पास में भी नहीं है। शायद तकदीर में लिखा था, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, तकदीर में शायद से ऐसा ही लिखा था कि उनको ये चीज फेस करनी थी, तो उन्होंने वो चीज फेस करी। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट इनके साथ में हुआ था। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी उसको शेयर कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिक्वेस्ट मेरी आपसे बस यही रहेगी कि जब भी आप अपनी स्टोरी को शेयर करें तो जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में उसको शेयर करें, ताकि जो जो इंसिडेंट आपके साथ में हुआ है उसको मैं अच्छे से लोगों के सामने रख सकूं। अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। आपकी स्टोरी का मुझे इंतजार रहेगा, और जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी मैं उसके ऊपर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।